करता हूँ, मैं सीपी राय साहब के देता हूँ। सीपी सर, मैं वापस ग्रोक पे आता हूँ। ग्रोक जिस तरीके से हम कह रहे थे कि तहलका मचाए, उसके जवाब तहलका मचा रहे हैं। और खासकर जो जवाब हैं, और खास ये भी है कि जो मोदी जी कहा करते थे या जो बातें उनकी ओर से होती हैं जिसको जुमलेबाजी आप लोग करार देते हैं, उस पे भी कई सारी चीजें ऐसी आ रही कि वास्तव में लग रहा है कि जुमलेबाजी किया करते थे। तो आज तो आप खुश हैं, और कांग्रेस की ओर से काफी चीजें जो है दिख भी नहीं। अभी किसी ने कहा भी, साथी ने, कि वो जो कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं असहज भारतीय जनता पार्टी है, उसका पूरा कुनबा है, और गोदी मीडिया भी निशाना है। लेकिन ये जब कहीं आप लोगों की और कहीं इसका मुख हुआ तो फिर क्या होगा, फिर कैसी आपकी होगी? जब पूछा, सभी सभी सारे सवाल लोग पूछ रहे हैं, हर तरह के सवाल हो रहे हैं इसको लेकर के। और साथ में ये भी है कि बेचैनियां तो बढ़ी हुई हैं सत्तारूढ़ दल की बुरी तरीके से। टिप्पणी आपकी। संजीव जी, कुछ मुझे लगता है नेटवर्क में प्रॉब्लम है। मैं ज्यादातर साथियों की बातें सुन नहीं पाया और बार बार ब्लैंक हो जा रहा है मेरा साइड ये। ओके। और मैं आपका भी सवाल भी मैं सुन नहीं पाया कि आपने क्या बोला इतनी देर में। मैं ग्रोक आपको मुझे सुन पा रहे हैं? मुझे सुन पा रहे हैं आप? मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? ये अभी सुनाई पड़ रहा है। मैंने वही पूछा कि जो आप लोग इस कई चीजों को उठाया करते थे, आज बहुत सी चीजें उसमें जो एलन मस्क का जो ये टूल है वो कहीं ना कहीं जो बातें कर रहा है, तो हम ये देख या पा रहे हैं कि आपका खेमा बहुत खुश है। और जो एक वो पब्लिक जो बहुत लंबे वक्त से चाहती है कि सच्चाइयां सामने आए, बात मुद्दों की हो, तो कहीं ना कहीं। लेकिन मेरा इसमें सवाल ये भी मैं जोड़ता हूं कि ठीक है, ये तो एक वो है, एआई वाला दौर है, और वो कह रहा है कर रहा है, कल निशाना आप पर कहीं हुआ तो फिर खुशी कहां जाएगी? ये भी साथ में मैंने पूछा था कि दोनों पर आपकी टिप्पणी, क्या आप कहेंगे इस पे? संजीव जी, पारदर्शिता का युग है। उस युग में पारदर्शिता को खाने की कोशिश लगातार चल रही है अलग अलग जगह पर। सीपी सर, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? प्रॉपर आवाज आप तक पहुंच रही? जी, आप करिएगा। फिर आपसे जो मेरा सवाल था आप उस पर ही आइए, मैं और पूछ लूंगा। अगर आप कंटिन्यू कर रहे थे, बीच में कटा था जी। जी हाँ हाँ संजीव जी, अब पूछिए जी। नहीं, मैंने वही ग्रोक को लेकर पूछा कि ग्रोक, हम बात यही कर रहे हैं, हम लोग यही चीजें तो क्लियर करते चले आ रहे थे। हमारे पास जो उपलब्ध चीजें हैं उसी को वो केवल, अभी जो अजय सर ने कहा, मैंने यही कहा था कि वही चीजों को समाहित करके आपके सामने प्रस्तुत कर दे रहा है। लेकिन नहीं मानते ये लोग। आज ये लोग इतने हैरान हैं, इतने परेशान हैं। अब इनकी मंशा है कि हम किसी तरीके से इसको पे रोक लगाएं, इसको कैसे, इसको इसकी जो आज की चर्चा है चारों तरफ, और आपका उनका नुकसान हो रहा है, उन सब पर मेरा सवाल था। जी संजीव जी, अजय जी ने बड़ी अच्छी बात कही। एक और साथी ने भी कहा आपने कि सारी चीजें मौजूद हैं, हम पढ़ना नहीं चाहते, लेकिन बीच में पढ़ा गया। अच्छा हुआ कि बीजेपी की सरकार आ गई, आरएसएस की सरकार आ गई। आरएसएस की सरकार आ गई तो लंबे अरसे से गांधी के बारे में, नेहरू के बारे में, आज़ादी के बारे में, कश्मीर के बारे में, तमाम मुद्दों पर आरएसएस जो जहर फैला रहा था और झूठ बोल रहा था समाज में, उसको ढूंढ ढूंढ के लोगों ने निकालना शुरू किया। हमारे आप जैसे जाने हजारों लोगों ने पढ़ना शुरू किया। इस बहाने नौजवानों की पीढ़ी को भी समझ में आया कि जब पढ़े तो ये जो बताया जा रहा है इसमें सच्चाई क्या है। तो कम से कम गांधी को, नेहरू को, आज़ादी की लड़ाई को, कश्मीर के सवाल को, चाइना के सवाल को लोगों ने जानने की कोशिश की, पढ़ने की कोशिश की। वो ठीक है, उसको बड़े पैमाने पर नहीं उसमें शामिल हुए लोग, उसकी संख्या अभी थोड़ी कम है। थोड़ी संख्या बढ़ जाती तो मजा आ जाता, लेकिन संख्या कम है। तो वो सारी चीजें मौजूद है। ग्रोक हो या कोई और एआई सिस्टम हो, इसके पास अपनी कोई चीज तो नहीं है। ये तो जो भी कहीं पर किसी लिटरेचर के रूप में मौजूद है, किसी रूप में भी, वो उसको ढूंढ लेता है। उसके पास वो ताकत है, वो तमाम चीजें ढूंढ करके इकट्ठा कर लेता है और हमको बता देता है। अभी क्या है कि अभी पिछले 11 साल से हो रहा था कि हम लोग जब भी कोई आरएसएस के बारे में बात कर रहे थे, अभी अजय शुक्ला जी ने यहूदियों के बारे में और आरएसएस से उसके कनेक्शन के बारे में और किस तरह से वो यहूदी वर्चस्व चाहते हैं। अमेरिका में तो मैं गया था, अमेरिका में पर कैपिटा इनकम में यहूदी नंबर 1 पर है, हिंदुस्तानी नंबर 2 पर है, अंग्रेज नंबर उसके बाद आते हैं। और वहां पर जितने नोबेल पुरस्कार मिले हैं वो अधिकतर यहूदियों को मिले हैं। वहां के सारे सिस्टम में यहूदी लोग भारी है और वहां भी हैं वहां के। तो यहाँ पर भी वही चीजें, यहाँ जो चीजें हो रही हैं, अब कम से कम ग्रोक और एआई के बहाने लोग सवाल पूछने लगे। और ये जितना आप जैसे लोगों के टीवी चैनल के माध्यम से और यूट्यूब चैनल के माध्यम से इसका प्रचार होगा, हर आदमी के हाथ में मोबाइल आ गया है। स्मार्टफोन नहीं होगा, जिसके पास स्मार्टफोन होगा उससे जाके बात करेगा कि जरा ये सवाल पूछ के देखते हैं। और तरह तरह के लोगों ने सवाल पूछने शुरू किए।
ये मुझे लगता है कि किसी भलाई के लिए हुआ है। कम से कम सवाल पूछना तो लोग शुरू करें, सवाल पूछने की आदत तो पड़े, वरना तो सवाल पूछने में दहशत होने लगी थी, सवाल पूछने में लोग डरने लगे थे। सत्ता से सवाल न पूछ करके एआई से सवाल पूछ लें, उसी बहाने प्रशिक्षित हो जाए, शिक्षित हो जाए, तो देश का भला होगा और समाज का भी भला होगा। लेकिन उसकी भी अपनी सीमाएं हैं, ये सच है। अभी शायद मैंने सुना है कि कर्नाटक में एलन मस्क की कंपनी ने वहां पर एक अपील किया है कि किसी तरह कैसे कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है इस सारे सिस्टम को। तो ये उसको कंट्रोल करने की कोशिश तो करेंगे, क्योंकि अगर सावरकर के बारे में पूछा गया और एआई ने ये कह दिया कि सावरकर ने इतनी बड़ी माफी इतनी बार मांगी है और कोई महानता उनमें नहीं है। अगर मोदी जी के बारे में पूछा गया और वो कहता मोदी जी फेल प्रधानमंत्री है, उनका नोटबंदी फेल हो गई, ये फेल हो गया, और अधिकतर सीपी सर वो ये सारी चीजें होगा, यही कह रहा है जो हम लोग कहते आए, हम बताते आ रहे हैं, जी जी, चीजों को पुनः वो दोहरा रहा है जो अभी और अधिकतर मामलों में मोदी जी फेल बता रहा है। हम गोदी मीडिया को लगभग हर दिन आए दिन एक्सपोज करते हैं हम लोग कि जहां उसकी गलती वहां करते हैं हम लोग जी। तो अधिकतर मामलों में मोदी जी को फेल बता रहा है। वो यही बता रहा है कि सुपारी मीडिया के जो लोग हैं उनका नाम क्या क्या है, उनमें ज्यादा बुरे कौन लोग हैं, वो ये भी बता दे रहा है। तो ये चीजें निश्चित तौर पर जब एक दूसरे माध्यम से, हम लोग की आदत है कि जब माध्यम कोई दूसरा हो, बाहरी हो, तो हम लोग उस पर यकीन ज्यादा करते हैं। पुराने जमाने में भी आपको याद होगा कि जब समाचार आया करते थे तो हम लोग अपने समाचार पर विश्वास नहीं करते थे, बीबीसी सुनने की कोशिश करते थे, बीबीसी ने क्या कहा, जो बीबीसी कहता था उसको हम लोग सच मान लेते थे। तो गोर्ख के माध्यम से कोई एक्सपोज हो, मैं कहा आपने एक सवाल पूछा था कांग्रेस पर, अगर उसका मुड़ गया तो कोई बात नहीं, अगर कांग्रेस ने कोई गलतियां की होंगी तो वो भी लोगों के सामने आएगी। और कांग्रेस ने जो कुछ किया 50, 55, 60 साल सरकार में रही है, तो अच्छाई बुराई सब कुछ सामने आ चुकी है। लोगों को चिंतन करने का मौका मिल चुका है, लोगों को समीक्षा करने का मौका मिल चुका है कि कांग्रेस ने अच्छा किया कि बुरा किया, बुरा ही बुरा किया या अच्छा ही अच्छा किया, उसका चिंतन करने का इस 11 साल में आरएसएस बीजेपी ने पूरा मौका दे दिया है। और अब लोग समझने लगे हैं कि कांग्रेस ने क्या किया और क्या नहीं किया, कौन सही है कौन गलत है, कौन सरकार चलाना जानता है कौन नहीं चलाना जानता है। इस सब पर लोगों ने चिंतन करना शुरू कर दिया और सचमुच में ईमानदारी के चुनाव होने लगेंगे तो उसके परिणाम दिखने लगेंगे। जहां तक किसानों का सवाल था, किसानों के सवाल पर सुनीलम ने भी बहुत अच्छी बात कही। अभी विलियम साहब ने बहुत सलीके से पंजाब के पूरे इशू को समझाया और वो कि एक सीमित मामले के लिए वहां सारी चीजें हो रही हैं। और मेरी तकलीफ दूसरी है, मैं किसान परिवार में पैदा हुआ हूँ, गांव में पैदा हुआ, गांव के कोठरी में पैदा हुआ था, गांव में रहा, और किसानी के जितने भी काम होते थे, हम लोग गर्मी की छुट्टी में जब आगरा भी आ गए थे और गांव जाया करते थे, हमारे दादाजी हम लोगों से सारे काम कराते थे, सारे लोग मिलके काम कर, घूरा फेंकना होता है, गोबर, वो भी सारा काम हम लोग मिलके करते थे। भैंस चराना होता था, उस भैंस चराने से लेकर सानी पानी करने तक सारे काम हमने किए हैं वहां पर। हमने वहां की तकलीफ देखी है। मैं तथाकथित बड़ी जात में पैदा हुआ संजीव जी, लेकिन मेरे गांव में बड़ी जात, तथाकथित बड़ी जात के लोगों के भी ऊपर के हिस्से के शरीर पर कपड़ा नहीं होता था, महिलाओं के अंडर गारमेंट नहीं होते थे, वो जो साड़ी पहनती थी उसी पल्लू से अपने को ढक लेती थी। मैं बड़ी जाति की बात कर रहा हूँ। इस तथाकथित बड़ी जाति के पैर में चप्पल नहीं होती थी, किसी किसी के पैर में खड़ाऊ हो जाती थी, जो स्थानीय जो लोकल वहां का बढ़ई है वो बना देता था, तो खड़ाऊ पहन लेते थे वो कुछ लोग गिनती के। एक कोई कपड़ा होता था जो कहीं जब जाना होता था रिश्तेदारी में, कंधे पर टांग के ले जाते थे और वहां जाके उस गांव के बाहर उसको पहन लेते थे, पैर वैर धो के, और चप्पल उप्पल हुई तो वो भी हाथ में टांग के ले गए, वहां जाके पहन लिया। तो वो गरीबी मैंने देखी है, मैंने वो गरीबी देखी है जब एक बार सूखा पड़ गया था और पूरा गांव कैसे बेहाल हालत में था और लोगों के खाने को नहीं था। जिसके यहाँ आलू था वो आलू भून के दूसरों को खिला देता था, और जिसके यहाँ गन्ना था वो गन्ना पेड़ के उसका खिला देता था। मैं आपसे एक छोटी अनुमति चाहूंगा, मैं एक बाल्टी तो एक लाइन में कर रहा हूँ, एक सवाल करना है, बात कंप्लीट करनी, जिसकी बात शुरू हुई चौधरी चरण सिंह से किसानों के नाम पर, और उसके बाद लगातार आंदोलन टिकैत जी के जमाने में आपको ध्यान होगा इंडिया गेट पर कई दिनों तक कई लोग मर गए थे और वहां पर पड़े रहे थे लाखों लोग, और उसके बाद लगातार ये आंदोलन। उसके साथ न्याय कब होगा? ये कल मैं अभी दृश्य देख रहा था एक, जिसमें एक औरत के ऊपर भी पुलिस वाला उसको भी पीट रहा है। ये किसानों की पिटाई कब तक होती रहेगी? और ठीक कहा सुनीलम जी ने भी और अजय शुक्ला जी ने भी, ये दोनों एक है, चाहे आप हो चाहे भाजपा हो, ये दोनों एक हो। हम लोग को कोई गलतफहमी नहीं शुरू से पहले दिन से नहीं थी कि ये लोग कौन है और किस लिए आए हैं। तो ये जो कल पिटाई हुई है किसानों की, ये आखिर कब तक पिटाई होगी, चिंता का विषय है ये। उनको न्याय कब मिलेगा? क्योंकि देश ने कोरोना देखा है, कोरोना में आपके काम न गाड़ी आई, न मोटर आई, न रेस्टोरेंट आया, कोई काम नहीं आया।
कोरोना में आपके काम केवल किसान का पैदा किया हुआ फसल और किसान जी का पैदा किया हुआ दूध, किसान का पैदा किया हुआ फल काम आपके आया, बाकी कोई चीज काम नहीं है। या विज्ञान के द्वारा पैदा की हुई दवाई काम आई, सिर्फ ठीक है किसान ने पूरे वक्त में इस देश को जिंदा रखा। उसके ठीक बाद है भी अगर किसान के साथ ये अत्याचार होता रहेगा, निश्चित तौर पर कभी न कभी इसका कोई बड़ा विस्फोट हमको देखने को मिलेगा। जी संजीव जी। निश्चित सीपी सर, हम तो यही पा रहे हैं शायद कि वो जो अब जो स्थितियां हैं उसमें वो जो गुजरात था 2002, उसी और बढ़ाना एक सिर्फ और सिर्फ वही लक्ष्य दिखलाई पड़ रहा है। तो वो जो मैंने 30 तारीख की बात पूछी थी कि नागपुर में 30 तारीख को क्या निकलेगा, वहीं लाके समाप्त करूंगा। छोटी सी टिप्पणी आपकी। संजीव जी, मैं बहुत संक्षेप में कुछ बात करूंगा। जी आपको याद होगा अभी कुंभ मेला चला और कुंभ मेले में एक फरमान जारी किया गया कि कोई मुसलमान कुंभ में नहीं आएगा, क्या किसी मुसलमान को कोई दुकान नहीं दी जाएगी, दुकान पे काम नहीं दिया जाएगा। लेकिन हिंदुओं के काम में भगदड़ मची, आगजनी हुई, न जाने क्या क्या हुआ, मौतों का हिसाब अब तक नहीं हो पाया। जी और जब सब ये सब हो गया तो अचानक इलाहाबाद के सारे मुसलमानों ने अपने दरवाजे खोल दिए, अपनी दरगाहें खोल दी, अपनी मस्जिदें, अपने मदरसे खोल दिए और अपनी तिजोरियां भी खोल दी। सिर्फ मुसलमानों ने नहीं, ईसाइयों ने भी। और सिख धर्म के लोग तो हमेशा हर जगह आगे बढ़ चढ़ कर कहते हैं सेवा करने में। लेकिन वो मुसलमानों ने जो अपने दरवाजे खोले और उनकी सेवा से प्रभावित होकर तमाम हिंदुओं ने उनकी तारीफ करनी शुरू की। तमाम मीडिया और सोशल मीडिया पर चलने लगा कि मुसलमानों ने बड़ा ख्याल किया और देखिए इस आपदा समय में वो अपनी तिजोरी खोल के बैठ गए। तो ये आरएसएस को बड़ा झटका लगा। बोले हम जो इतने दिन से बोल रहे थे तो बिगड़ गया सारा खेल। तो फिर बड़ा सोच समझ के वो रमजान और होली ले आए हो। लेकिन इस पर भी हिंदुस्तान ने ठीक से जवाब दे दिया कि रमजान में ईद लोगों की नमाज पढ़ के जाते हुए लोगों ने फूल फेंकने शुरू कर दिए, उनको फूल से होली खेल दी। तो होली खेलने वालों को मुसलमानों ने बधाई देना शुरू कर दिया और उन्होंने भी समय बढ़ा लिया नमाज का, ये भी हुआ कि समय बढ़ा लिया। तो भारत ने जो हिंदुस्तानियत और इंसानियत का यहाँ का जज्बा है उसने जवाब दे दिया। अभी एक नई खबर आई है, एक नई खबर ये आई है कि जो जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी, जिसको एनआरसी के आंदोलन में देशद्रोह और जाने क्या क्या उसको विशेषण दिया गया था, और ये अलग बात है कि उसके 30-35 बच्चे हर साल आईएएस में निकलते हैं वहां से। वहां का पता लगा कि उन्होंने कैंसर की दवाई खोज ली है और किसी का स्टेज 4 का कैंसर ठीक भी कर दिया, ब्लड कैंसर को। इस तरह के तमाम समाचार पत्रों में भी आया है। दुनिया इस लड़ाई में लगी हुई है कि कैंसर की दवाई कैसे खोली जाए, क्योंकि करोड़ों लोग हर साल मर रहे हैं। और यही काम है कि दुनिया में जो आने वाले समय की चुनौतियां या वर्तमान की चुनौतियां हैं उनसे कैसे लड़ा जाए और उनके लिए क्या किया जाए। उन चुनौतियों से लड़ने के बजाय भूतकाल के कैसे गड़े मुर्दे निकाले जाए। राजेश रेड्डी ने लिखा है ना कि नई लाशें ढूंढने के लिए पुराने मुर्दे खोजे, गड़े मुर्दे उखाड़े जा रहे हैं। ये राजेश रेड्डी ने एक 2 लाइन का अपना एक शेर पढ़ा है। ये जो गड़े मुर्दे उछाड़े जा रहे हैं ये इन चीजों से आतंकित हो रहे हैं। अगर जामिया मिलिया ने सचमुच कैंसर की दवाई खोज लिया, जो जामिया मिलिया को मतलब मुसलमान पढ़ते अधिकतर वहां पर, कुछ हिंदू भी होंगे, उन्होंने कैंसर की दवाई खोज लिया तो वो काम करके दिखाएंगे जो देश की चुनौती है, जो देश को काम करना चाहिए। मैं एक दृश्य देख रहा था कि एक रेस हो रही है, उस रेस में अमेरिका, चीन, इंग्लैंड इत्यादि के जो रेस दौड़ने वाले हैं वो जिस तरफ दौड़ना उधर मुंह करके खड़े हैं और भारत का जो आदमी है वो पीछे मुंह करके खड़ा हुआ है, सीटी का इंतजार कर रहा है। ये दृश्य आपने देखा होगा। तो ये जो पीछे की दौड़ वाली जो आरएसएस और बीजेपी और ये सारे संगठन है, इन लोगों से जो देश को खतरा है उससे देश को करना है। और उन लोगों की चुनौती है कि कैसे वो हमारे हिंदुस्तानी और इंसानियत को रोकें, और हमारी चुनौती ये है कि कैसे हम उनको आगे बढ़ने से रोकें। जी संजीव जी।